हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बिजनेस स्टडी की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने बात की, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आज कि स्ट्रक्चर जो है उसका क्या मीनिंग है और कितने टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, वर्कर हैं, वो जो काम करेंगे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करती हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि मान लो किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की ज़रूरत हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत ना हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना अपना स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करती हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कभी भी क्या है, फिक्स नहीं होता। मतलब क्या है, ये स्थायी नहीं होता। और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, चेंज जो है वो किया जा सकता है, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जो चेंज है वो किया जा सकता है। यानी कि ये कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं है जिसको क्या है सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वली अप्लाई किया जाए। ये जो है एक ऐसा डिज़ाइन है जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या है यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, अलग अलग हो सकता है। और इसका मीनिंग ये है कि ये रिलेशनशिप बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट जो वर्कर्स हैं या मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। उसके बाद आता है डिज़ाइन या फॉर्म्स या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कार्यात्मक संगठन। दूसरा है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिविजनल संगठन। और नेक्स्ट आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, फंक्शन यानी कि इसमें हम बात करते हैं कार्य जो किए जाते हैं उनके बारे में। यानी कि इस स्ट्रक्चर में, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि जितने तरह के काम, जितने तरह के फंक्शन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किए जाएंगे, उसी तरह का क्या है स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि बिजनेस में किए जाने वाले जितने भी काम होते हैं उस काम के अकॉर्डिंग, या जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या है ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो स्टेप हैं, ठीक है, वो हम क्या है, या अलग अलग जो लेवल है वो क्या है बिजनेस के फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। उनके द्वारा जो किए जाने वाले जो काम हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दे रखा है। इसमें सबसे ऊपर जो है वो शेयर होल्डर जो होते हैं, यानी कि अंशधारी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो आते हैं। उनके अंडर में क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो काम करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है नीड्स के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितने भी क्या है हो सकते हैं। उसके अंडर में जो काम करेंगे वो होगा कंपनी का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे क्या है, कंपनी के सभी डिपार्टमेंट जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ काम के अकॉर्डिंग जितने काम किए जाएंगे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, माल को बेचना, एडवर्टाइजमेंट करना, रिसर्च करना। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है। तो जितने तरह के काम किए जाएंगे उतने उसी हिसाब से क्या है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है तैयार किया जाएगा। अब और ज़्यादा अगर आगे फंक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर परचेज करने का काम जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन क्या है हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम फिर इसको अलग भी बना सकते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अलग होगा। अब इसमें पॉइंट आता है वो है एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें हम काम के अकॉर्डिंग, जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको उसी काम में क्या है लगाते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है, इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि स्पेशलाइजेशन का हमें क्या है प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी काम में लगाया जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा जो वर्क है वो क्या है टाइम पे कंप्लीट होगा, बढ़िया जो है वो क्वालिटी का जो है वो काम जो होगा हमारा, और प्रोडक्शन जो है वो भी क्या है हमारा बढ़िया क्वालिटी का होगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बनाना। क्या है इसमें बड़ा इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं उनके अंदर हम क्या है इजीली जो है वो कोऑर्डिनेशन तालमेल जो है वो स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें काम करने वाले जो पर्सन होते हैं वो सभी अपने अपना एक्सपर्ट होते हैं काम के अंदर, तो उससे भी क्या है तालमेल बनाने में क्या है थोड़ा सा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज। अब हम यहाँ पर जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी काम में हम क्या है लगा रहे हैं, तो उससे क्या है हमें ये फ़ायदा भी मिलता है कि अगर हम उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनको क्या है कोई एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है बड़ा उसमें क्या है फ़ायदा रहता है। और इसके साथ साथ क्या है जो मैनेजर होते हैं, अब जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है वो बार बार क्या है वही काम करेगा, तो उससे क्या होगा उसकी मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसकी जो कार्यकुशलता है उसमें क्या होगा वृद्धि होगी। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यानी कि इसमें काम जो है वो रिपीट नहीं होता कभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या है एक प्रॉपर वर्क दिया जाता है। जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम जो है वो दिया जाएगा। तो वो अब हर एक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा अपना अपना काम जो है वो कंप्लीट करेगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि जो काम है वो क्या है रिपीट नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक पर्सन जो है एक काम कर रहा है दूसरा पर्सन भी क्या है उसी काम को कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। और कन्फ्यूजन क्रिएट्स भी क्या है इसमें नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो आता है ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेट। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, तो एफिशिएंसी जो है वो ट्रेनिंग से भी क्या है इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, उसका जो काम जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर फोकस करके उनके लिए ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है इसमें कि जितने भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस में उन सभी को इक्वल वेटेज जो है वो दिया जाता है। यानी कि बिजनेस में जितने काम किए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उतने डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, तो सभी का महत्व जो है वो बराबर रहता है। अब आता है इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर हम ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या हमें नुकसान जो होने वाले हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, हर पर्सन जो है जिस काम में एक्सपर्ट है वो वही काम करेगा, ठीक है, यानी कि उसका ध्यान जो है सिर्फ अपने काम पर होगा। दूसरा उसका उसमें क्या है कोई उसका फोकस नहीं होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है उसका कोई फोकस नहीं होगा। वो सिर्फ अपने अपने जो उद्देश्य हैं, अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके ऊपर क्या है फोकस करेंगे, ठीक है, तो ये उसका नुकसान होता है, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उनके उद्देश्य जो हैं वो क्या है अचीव होने में दिक्कत आती है। सेकंड जो इसकी डीमेरिट डिसएडवांटेज है वो है डिफ़िकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। यानी कि यहाँ पर क्या है हर पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट है और उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है, तो उसका ध्यान जो है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में रहता है। दूसरा, जब फाइनेंस के बारे में बात करें कि अगर क्या है उनको बजट चाहिए, पैसा चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट कहेगा कि मेरे को ज़्यादा दिया जाए, दूसरा डिपार्टमेंट कहेगा कि हमारे डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिलना चाहिए पैसा। तो इस वजह से क्या है उनके बीच में क्या है तालमेल स्थापित नहीं हो पाता, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंटल जो मैनेजर होता है या डिपार्टमेंटल जो हेड होता है वो कोशिश करता है खुद का रेपुटेशन बनाने की, खुद का एक ओनरशिप बनाने की क्या है वो कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या है मिस यूज और वेस्टेज जो है वो क्या है ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है इसके अंदर कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो क्या है नहीं हो पाती।
और जो भी एम्प्लॉई, जो भी कर्मचारी काम करता है वो सिर्फ अपने काम में एक्सपर्ट रहता है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कौन सा काम कैसे करना है उसके बारे में उसको क्या है नॉलेज नहीं होती। उसको सिर्फ नॉलेज जो होती है वो अपने अपने काम की नॉलेज होती है, तो वो क्या है लिमिटेड जो है एक्टिविटी जो है उसमें क्या है होती है। उसके बाद आता है इसमें कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो देखो, जब बिज़नेस का साइज़ बड़ा हो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाना ज़रूरी हो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर क्या है जो अथॉरिटीज़ है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो वहाँ पर भी क्या है इसको यूज़ किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट क्या है बेचा जाता हो, ठीक है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता हो, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हम दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आगे हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो जहाँ पर दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाएँ तो वहाँ पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहीं तक आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन करना है, और अगले जो लेसन होगा हमारा, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, थैंक यू सभी का।